हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमेजॉन एकेडमी। आज के वीडियो में हम बात करेंगे डिटर्मिनेंट्स के ऊपर। ऑपरेशंस ऑन डिटर्मिनेंट्स, किस किस तरह के ऑपरेशन अपन यूज करते हैं डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई करने के लिए, और फैक्टर थ्योरम का यूज किस तरह से किया जा सकता है टू सिंप्लीफाई द डिटर्मिनेंट। और मैं कुछ बताऊंगा स्टैंडर्ड डिटर्मिनेंट्स विच यू शुड रिमेंबर, ताकि आपका टाइम सेव हो सके। तो डिटर्मिनेंट के ऊपर ऑपरेशन बहुत सारे हैं, लेकिन जो खास खास हैं और जो सबसे ज्यादा काम के हैं उनको मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। पहला क्या है? पहला ये है कि किसी रो में, जैसे देखो पहली रो में a1 + x, b1 + y, c1 + z, तो दो टुकड़े कर दिए उसके। क्या a1 b1 c1 तो पहले डिटर्मिनेंट में छोड़ दिया और x y और z दूसरे डिटर्मिनेंट में चला गया। ये तो आपको ध्यान होगा, लेकिन ध्यान देने की एक और बात, सबसे खास बात जो इस प्रॉपर्टी में ध्यान देने की है कि बाकी दोनों रोज एज इट इज सेम बची हुई हैं। यानी ये वाला ऑपरेशन कभी अगर आप करोगे, एक रो के दो टुकड़े करने या एक कॉलम के दो टुकड़े करने, तो बची हुई दोनों रो एग्जैक्टली सेम रहेंगी। कल को अगर यहां पे कुछ ऐड हुआ होता, सपोज यहां पे मान लो डब्ल्यू ऐड होता, तो यहां पे भी आपको प्लस में डब्ल्यू दिखता और यहां पर भी प्लस में डब्ल्यू दिखता। यानी एक बार में एक ही रो टूटेगी अगर आप प्लस की वजह से उसके टुकड़े कर रहे हो तो। क्लियर? दूसरा क्या बोलता है? दूसरा, ये इस तरह का ऑपरेशन है तो बहुत ही कॉमन, बहुत ही यूजफुल, बहुत ही काम की चीज है। क्या? इस तरह का ऑपरेशन R1 goes to R1 प्लस कुछ लेमडा टाइम्स R2 प्लस कुछ म्यू टाइम्स R3, इस तरह के ऑपरेशन करते हैं अपन डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई करने के लिए। लेकिन इस तरह के ऑपरेशंस में ध्यान क्या रखना है? देखो, R1 goes to R1 प्लस समथिंग, R1 goes to R1 प्लस समथिंग, R3 goes to R3 प्लस समथिंग। यानी जिस रो पे ऑपरेशन लगा रहे हो उसको, उससे किसी से कोई मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं करना है, ना प्लस करना है ना माइनस करना है। वो R1 goes to R1, उतना पार्ट सेम रहना चाहिए। एंड while applying this property at least one row or column must remain unchanged। जैसे यहां पर एक बार में दो ऑपरेशन लगाए हैं, सर तीन लगा सकते हैं क्या? लगा तो सकते हैं, लेकिन उसमें गलती होने का रिस्क बहुत ही ज्यादा हो जाता है। इसलिए सजेस्ट करूंगा एक बार में दो से ज्यादा रो या कॉलम को चेंज ना करें। किया तो जा सकता है बट सजेस्टेबल नहीं है, गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है? अगला क्या ऑपरेशन है कि अगर डिटर्मिनेंट में किसी नंबर का मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो या तो पूरी की पूरी रो में वो मल्टीप्लाई होगा या किसी एक कॉलम में पूरे में मल्टीप्लाई होगा। मैट्रिक्स में उल्टा होता है। मैट्रिक्स में स्केलर का मल्टीप्लाई करते हो तो सारे एलिमेंट उस स्केलर से मल्टीप्लाई हो जाते हैं। डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं होता, या तो वो स्केलर या यानी कि वो एक नंबर या तो किसी पूरी एक रो में मल्टीप्लाई होगा या पूरे एक कॉलम में मल्टीप्लाई होगा। उल्टा भी तो सही है कि अगर आपको किसी एक रो में सब जगह कोई कॉमन फैक्टर दिख रहा है, उसको बाहर निकाल लो, या किसी एक कॉलम में सब जगह एक फैक्टर दिख रहा है तो उसको बाहर निकाल लो। दोनों तरफ से सही है। ठीक है? अब बात ये आती है कि सर ये ऑपरेशन तो सारे हमने पढ़े हुए हैं और समझ में भी आ रखे हैं, लेकिन चक्कर कहां पड़ता है कि कौन सा ऑपरेशन कब लगाऊं, कैसे लगाऊं, क्या थॉट प्रोसेस डेवलप करूं। तो इसलिए मैंने आपके लिए कुछ गाइडलाइंस बनाकर, समराइज करके कुछ गाइडलाइंस बनाई आपके लिए। ध्यान से सुनना, इनको ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना। फर्स्ट, चेक इफ समथिंग कैन बी टेकन आउट कॉमन फ्रॉम ए रो और कॉलम। जब भी डिटर्मिनेंट आपके सामने आए, सबसे पहले नजर मार के देखो कहीं कुछ कॉमन तो नहीं निकल रहा है। ठीक है? यूज रो और कॉलम ऑपरेशन टू क्रिएट, जो अपन ने रो कॉलम ऑपरेशन जो भी डिस्कस की, R1 गोज टू R1 प्लस समथिंग, R2 गोज टू R2 प्लस समथिंग, इनको अपन क्यों लगाते हैं? पर्पस क्या है? टू क्रिएट एज मैनी जीरोज एज पॉसिबल, या फिर टू क्रिएट सिमिलर टर्म्स इन वन रो और कॉलम सो दैट इट कैन बी टेकन आउट। कॉमन निकालना बहुत ही कॉमन एक्टिविटी है डिटर्मिनेंट के केस में। तो हम ये ऑपरेशंस लगाने के लिए या तो कोशिश करते हैं कि यार जीरो क्रिएट हो जाए बहुत सारे, या अपन कोशिश करते हैं कि किसी रो या कॉलम में सेम चीजें बन जाए ताकि उसको कॉमन निकाला जा सके। इफ टर्म्स फ्रॉम ए रो और कॉलम आर टेकन आउट, देन ऑल टर्म्स इन दैट रो और कॉलम बिकम वन। कॉमन निकल गया तो सब जगह वन बच जाएगा। इफ सो हैपन्स दैट्स ए गुड साइन। ऐसा अगर हो जाए आपके साथ कि किसी एक रो में सब वन बन गए या किसी एक कॉलम में सब वन बन गए, तो समझो आपका काम हो गया। क्यों? अप्लाई रो कॉलम ऑपरेशंस टू चेंज टू ऑफ द वंस इनटू जीरो। C1 - C2 करो, 1 - 1 जीरो हो जाएगा, या R1 - R2 करो, 1 - 1 जीरो हो जाएगा।
ऐसे करके 2 जीरो क्रिएट कर लो किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में, और उसी रो के अलॉन्ग एक्सपेंड कर दो, क्योंकि अब एक्सपेंड करने में 2 जीरो तो बड़े काम में आएंगे। लास्ट वाले नंबर में जो भी बचा होगा सिर्फ वहीं से आपको कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई और माइनस करना होगा, डिटर्मिनेंट की वैल्यू खटाक से आ जाएगी। समझ गए बात को? Sometimes multiplying different terms in rows and taking out the same terms common out of the columns is a very useful trick. समझ नहीं आया सर? अच्छा, इसको ऐसे समझ लो कि कभी कभी डिटर्मिनेंट में किन्हीं नंबरों से मल्टीप्लाई या डिवाइड करना पड़ सकता है, नहीं, करो अगर ऐसा तो इट इज ए वेरी यूजफुल ट्रिक। और ये जो मल्टीप्लाई डिवाइड जो किया है, ये अलग अलग रोज में अलग अलग नंबर को घुसा देना, और ऐसा करने के बाद कॉलम्स में से कुछ कॉमन निकल जाना, ये बड़ी कॉमन सी बात है। एग्जाम्पल लूंगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है? देखते हैं पहला एग्जाम्पल। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। कुछ कॉमन निकल रहा है क्या? कॉमन तो कुछ नहीं निकल रहा, तो अपन एक काम करते हैं, कुछ रो या कॉलम का ऑपरेशन लगा के देखते हैं ताकि कुछ सेम बन पाए। बड़ा क्लियरली दिख रहा है, इनको अगर जोड़ूंगा तो ए प्लस बी प्लस सी, इनको अगर जोड़ूंगा तो ए प्लस बी प्लस सी, इनको अगर जोड़ूंगा तो ए प्लस बी प्लस सी, सेम बनता हुआ दिख रहा है। यानी कि मैं लगा देता हूं C2 गोज टू C2 प्लस C3। क्या बनेगा? 1 1 1 तो सेम रहेगा। यहां बन गया ए प्लस बी प्लस सी, यहां भी बन गया ए प्लस बी प्लस सी। देखो काम हुआ कि नहीं हुआ? तो ऐसे ही ऑपरेशन सोचने हैं जिससे कुछ सेम चीजें बनती हुई दिखें, और सेम चीजें जब बनेंगी तो आंख के अंधे को भी दिख जाएगा कि भैया इस सेकंड कॉलम में से ए प्लस बी प्लस सी को कॉमन निकाल लो। कॉमन निकाला ए प्लस बी प्लस सी, बचा 1 1 1, यहां भी बचा 1 1 1। अल्लाह, अब तो कुछ करना ही नहीं है। क्यों नहीं करना? याद करो, इफ टू रोज और टू कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर सेम देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज 0। 0 आ गई वैल्यू। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। प्रूव दैट समथिंग इज। सर प्रूव वाले सवाल क्यों करा रहे हो? हमारे तो ऑब्जेक्टिव सवाल आते हैं ना। प्रूव वाले सवाल में इसलिए करा रहा हूं कि ऑब्जेक्टिव, ये क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव में भी आया तो भी आपको इसी तरह के सिमिलर कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे, और ये ऑप्शन या ये प्रूव करने का जो रिजल्ट है, ये आपको चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि भैया एबीसी बाहर निकाल लो। सर एबीसी तो निकल ही नहीं रहा है, तभी तो ऑप्शन देख के हिंट लिया अपन ने कि एबीसी को बाहर निकाल लेते हैं, बाकी बाद में देखी जाएगी क्या बनता है। तो अगर मुझे एबीसी बाहर निकालना हो तो सोचो कहां से निकालूं? पहली रो में से मैं ए बाहर निकाल लेता हूं, दूसरी रो में से मैं बी बाहर निकाल लेता हूं, तीसरी रो में से मैं सी बाहर निकाल लेता हूं। ठीक है, तो एबीसी तो बाहर पड़ा हुआ है। अंदर क्या बचेगा? यहां से ए बाहर निकाला तो ये बना 1/a प्लस 1, यहां बना 1/a, यहां भी बना 1/a। यहां से निकाला तो ये बना 1/b, ये बना 1/b प्लस 1, ये बना 1/b। यहां से बाहर निकाला तो ये बना 1/c, ये भी बना 1/c, यहां पे बना 1/c प्लस 1। ऑपरेशन करने के बाद अपना पर्पस क्या होता है? कुछ ऐसा क्रिएट करना ताकि सब में सेम बन सके। और सेम सेम बन रहा है ना यार, जो पूछा है वही तो देखो बनता हुआ दिख रहा है। इन सबको जोड़ के देखो, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1, सेकेंड कॉलम में भी थर्ड कॉलम में भी। तो क्या कर दूं, सोचो। जोड़ देता हूं सबको, R1 गोज टू R1 प्लस R2 प्लस R3 लगा देता हूं, तो डिटर्मिनेंट क्या बन जाएगा? एबीसी तो बाहर पड़ा हुआ है। यहां पे बन गया 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1, यहां भी बन गया 1/a प्लस 1/b। एक काम करते हैं, इसको नेक्स्ट स्लाइड में लिख लेते हैं अपन। एबीसी अपन ने बाहर निकाला तो बन गया 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1, सेकेंड कॉलम में भी 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1, थर्ड कॉलम में भी 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1। और क्या बचा? 1/b 1/c। आपको अगर 1/b प्लस 1 और 1/c, 1/b प्लस 1 और 1/c, और यहां बचा है 1/b 1/c प्लस 1। कभी कभी मैं एकदम से जब स्लाइड को आगे पीछे करता हूं तो एकदम से लग सकता है कि यार ये कहां से आ गया, तो ऊपर देखते रहना।
पहली स्लाइड में क्वेश्चन लिखा था, सेकंड स्लाइड में सॉल्यूशन लिखा हुआ है। ये दो स्लाइडें इसी क्वेश्चन की चल रही हैं क्योंकि थोड़ा स्पेस चाहिए अपन को सॉल्व करने के लिए। अब क्या करें भैया, अब तो कॉमन निकाल दें, ये वाला पोर्शन कॉमन निकाल देते हैं। तो क्या बनेगा, ए बी सी 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1 कॉमन निकाला तो बचा 1, सॉरी मैट्रिक्स नहीं है, ये डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट। तो बचा 1/b 1/c, यहां भी बचा 1/b प्लस 1/c, यहां भी बचा 1/b 1/c प्लस 1। 1 1 1 आ गया। आप तो बड़ी काम की चीज है क्योंकि जीरो क्रिएट कर लूंगा आप। तो मैं आपकी काम करता हूं, अब मैं लगाता हूं C1 गोज टू C1 माइनस C2 एंड C2 गोज टू C2 माइनस C3। ऐसा करने पर ABC इंटू 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1 पड़ा हुआ है। अंदर क्या बचेगा, C1 गोज टू C1 माइनस C2, ये बन गया 0, ये बन गया -1, ये भी बन गया 0। C2 गोज टू C2 माइनस C3, ये बन गया 0, ये बन गया 1, ये बन गया -1, ये बना 1/b और 1/c प्लस 1। बहुत सारे जीरो क्रिएट हो गए हैं। अब आप जो डिटर्मिनेंट बना है इसको एक्सपैंड कर देना। इतना काम मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, इसको एक्सपैंड करोगे तो बड़े आराम से इसकी वैल्यू 1 के बराबर आ जाएगी। 1 ही तो आनी चाहिए थी क्योंकि जो प्रूव करना था वो तो पहले ही आ गया। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो 1 ही आनी थी, 1 ही आएगी। बहुत बहुत ही आराम से दिख जाएगा। देखो इस 1 से एक्सपेंड करोगे तो 1 इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस आ गया ना 1। हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। तो ये क्वेश्चन भी अपन ने वही बातें डिस्कस करी जो मैंने आपको गाइडलाइंस बताई है। और देखें, और देखो भैया, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। कुछ कॉमन आ रहा है क्या? कॉमन तो कुछ नहीं आ रहा। कुछ जोड़ तोड़ के कुछ सेम बन पाएगा क्या? यार मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हे भगवान, यहां पे ए होता, यहां पे बी होता और यहां पे सी होता, मैं खट से एबीसी को कॉमन निकाल लेता, लेकिन है नहीं। तो अपन एक काम करते हैं, अपन इस पूरे डिटर्मिनेंट को एबीसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। और ए को तो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं पहली रो में, बी को मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं सेकंड रो में, और सी को मल्टीप्लाई कर रहा हूं थर्ड रो में। क्यों कर रहा हूं समझ गए होगे ना, ताकि एबीसी 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 क्रिएट होता हुआ दिख जाए। तो पहली एबीसी को मल्टीप्लाई तो अंदर कर रहा हूं, बाहर 1/abc अभी भी पड़ा हुआ है। पहली रो में ए का मल्टीप्लाई कर दिया, क्या बन गया देखो जरा, ए बी स्क्वायर सी स्क्वायर। यहां पे बन गया एबीसी, यहां पे बन गया ए बी प्लस ए सी। दूसरी रो में ए स्क्वायर बी सी स्क्वायर, यहां पे बन गया ए बी सी। यहां पर बी का मल्टीप्लाई किया तो बन गया ए बी प्लस बी सी। थर्ड में ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी, यहां बन गया ए बी सी। सी का मल्टीप्लाई किया तो बना ए सी प्लस बी सी। ठीक है जी। अब मैं एबीसी को कॉमन निकाल देता हूं। कहां से? ये दिख रहा, देखो यहां से एबीसी कॉमन। तो एबीसी अगर कॉमन आएगा तो इस वाले एबीसी को काट देगा। फर्स्ट कॉलम में से भी तो एबीसी कॉमन निकल रहा है, निकाल दो निकाल दो निकाल दो, जितनी चीजें सिंप्लीफाई हो सके उतना बढ़िया है। तो एक एबीसी तो ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, स्टिल एक एबीसी फिर भी कॉमन निकल रहा है, तो वो एबीसी बच जाएगा। यहां से एबीसी बाहर निकालूंगा तो बचेगा बीसी, यहां बचेगा एसी, यहां बचेगा एबी, यहां तो बनेगा 1 1 1। अब क्या बचा, ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस बी सी और ए सी प्लस बी सी। पहुंच गए यहां तक। अब फिर से सोचो कुछ कॉमन निकल रहा है या नहीं निकल रहा। क्या ऐसा कोई ऑपरेशन लगाया जा सकता है जिससे चीजें सेम बन जाए और हम उसको कॉमन निकाल सकें? दिख रहा है क्या, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। सेकेंड रो में भी ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी क्रिएट किया जा सकता है, यानी कि मैं अब ऑपरेशन लगाने वाला हूं C1 गोज टू C1 प्लस C3। तो ए बी सी तो बाहर पड़ा रहेगा, पहले कॉलम में आ जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, दूसरे में भी आ जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, थर्ड रो में भी आ जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। अच्छा लगता है मुझे जब चीजें सेम बनती है तो
क्योंकि सेम बनती है तो आगे के 2-3 स्टेप अपने आप दिमाग में आने लगते हैं कि अब मैं इनको कॉमन निकालूंगा, कॉमन निकाल के कुछ ना कुछ होगा, क्या होगा? अरे भैया कॉमन निकाल के तो बहुत ही सिंप्लीफाई हो जाएगा। ये चीज जैसे ही आपने कॉमन निकाली, इस वाली चीज को अपन जैसे ही कॉमन निकालेंगे, देखते हैं क्या बनेगा। तो एबीसी, तो ये नेक्स्ट स्लाइड पे आ गया हूं मैं। एबीसी तो बाहर निकाल लिया, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी भी बाहर निकाल लिया, तो बचा 1 1 1। सेकंड कॉलम में तो ऑलरेडी, ये देखो सेकंड कॉलम में तो ऑलरेडी 1 1 1 था, 1 1 1। अब तो यहां चाहे कुछ भी पड़ा हुआ है, दो कॉलम सेम आ चुके हैं, डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी 0। सर ऐसा लग रहा है कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमेशा 0 ही आएगी। नहीं भैया नहीं, ऐसा नहीं है, हमेशा 0 नहीं आएगी। अब ये क्वेश्चन क्या था अपन ने, प्रूव दैट समथिंग इक्वल टू समथिंग, उसमें 0 नहीं आ रही थी। तो ऐसा मत करना कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो वैल्यू 0 ही आ रही होगी, क्योंकि अक्सर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 ही आती है, 0 डाल देते हैं ऑप्शन। ऐसा मत करना, सॉल्व करना उसको अच्छे से, जो अपन सीख रहे हैं उसको अप्लाई करके सॉल्व करना, बढ़िया से हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं फैक्टर थ्योरम के ऊपर, लेकिन उससे पहले समझते हैं फैक्टर थ्योरम क्या है। फैक्टर थ्योरम का नाम आपने सुना होगा शायद 9th या 10th में पॉलिनोमियल के चैप्टर में। क्या थी मैं बताता हूं। अगर x इक्वल टू ए पुट करने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए, इसका मतलब x माइनस ए उसका एक फैक्टर होगा। क्या कहा मैंने? अगर x इक्वल टू ए पुट करने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए तो x माइनस ए उसका एक फैक्टर होगा। अब सोचो डिटर्मिनेंट है कोई, उसमें सारी x की टर्म्स हैं, उसको अगर आपने एक्सपेंड करके सिंप्लीफाई किया तो एक पॉलिनोमियल बन रहा है। सपोज उस पॉलिनोमियल में x इक्वल टू 8 डालने पर अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो रही है, इसका मतलब x माइनस ए उस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है, यानी x माइनस ए उस डिटर्मिनेंट का एक फैक्टर है। यही बात लिखी हुई देखना क्या कहा है। इफ द एलिमेंट्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर रैशनल इंटीग्रल फंक्शंस ऑफ x, यानी पॉलिनोमियल बनता हो, एंड टू रोज और कॉलम बिकम आइडेंटिकल बाय पुटिंग x इक्वल टू ए, देन x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ d। सर आपने तो कुछ और कहा था, मैंने क्या कहा था सुना ध्यान से। x माइनस ए पुट करने पर अगर d की वैल्यू 0 आती हो तो x माइनस ए उसका एक फैक्टर होगा। यही तो कहा था मैंने, शब्दों में कुछ अलग कह दिया। टू रोज बिकम सेम, अरे तो भाई टू रोज सेम होगी तो d की वैल्यू 0 तो आएगी। यानी x इक्वल टू ए पुट करने पर अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 बन रही हो तो x माइनस ए उसका एक फैक्टर होगा। सिंपल सी बात है बिल्कुल। बट इफ आर रोज बिकम आइडेंटिकल, ये थोड़ी सी काम की बात है इसलिए मैंने उसको इसी शब्दों में लिखा था कि बिकम्स आइडेंटिकल। इफ आर रोज बिकम आइडेंटिकल बाय पुटिंग x इक्वल टू ए, देन x की माइनस ए की पावर r माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ d। तीनों रोज अगर 0 बन रही हो तो x माइनस ए का होल स्क्वायर एक फैक्टर बनेगा, यानी x माइनस ए रिपीटेड फैक्टर होगा, या x इक्वल टू ए उसका रिपीटेड रूट होगा। बहुत ज्यादा काम की बात ये वाली नहीं है, लेकिन ये वाली बात बहुत काम की है जो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन करी है। क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर। इवेल्युएट, इतना बड़ा सारा है तो कॉमन तो कुछ निकल नहीं रहा है। एक्सपैंड कर दूं तो ये तो और बड़ा हो जाएगा, लिखने में भी जोर आएगा। अच्छा एक्स वाई जेड है सब जगह, ए बी सी है। ध्यान से अगर देखो, एक्स जहां जहां एक्स आ रहा है वहां वहां वाई डाल दो अगर, तो देखो पहली, ये पहली रो क्या बन जाएगी, वाई माइनस ए का होल स्क्वायर, वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, वाई माइनस सी का होल स्क्वायर। पहली और दूसरी रो सेम बन गई है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ जाएगी। इसका मतलब मैं आंख मीच के कह सकता हूं कि डिटर्मिनेंट का एक फैक्टर तो मुझे पता चल गया, x माइनस वाई, क्योंकि x इक्वल टू वाई डालने पर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो रही है। इसका मतलब x माइनस इज ए फैक्टर ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। x माइनस वाई अगर इसका एक फैक्टर है तो इसका मतलब x को z डालने पर भी तो एक फैक्टर आ रहा होगा। सेम ही तो चीजें हैं सारी। इसका मतलब y को z डालने पर भी तो एक फैक्टर आ रहा होगा। इसका मतलब x माइनस वाई, एक्स माइनस जेड और y माइनस जेड, ये पक्का पक्का इसके फैक्टर आएंगे। सारे फैक्टर पता चल गए? नहीं, कुछ और भी फैक्टर आएंगे। कैसे पता चला मुझे कुछ और भी फैक्टर आएंगे? ध्यान से सुनना इस बात को कि कैसे पता चला मुझे कि कुछ और भी फैक्टर आएंगे। इसको जब आप एक्सपैंड करोगे तो x माइनस ए के होल स्क्वायर के साथ दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस जब करोगे तो यहां भी एक होल स्क्वायर की टर्म है, यहां भी एक होल स्क्वायर की टर्म है, फिर आगे कुछ प्लस माइनस में आएगा। तो 2 2 4 और 2 6, यानी टोटल सारी टर्म्स 6 डिग्री की आएंगी।
अभी तक अपन ने जो फैक्टर निकालने हैं वो 3 ही फैक्टर आए हैं, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 3 टर्म्स की ही, सॉरी 3 डिग्री की टर्म्स ही आने वाली है। इसका मतलब फैक्टर तो अभी कुछ और भी आने वाले हैं। जैसा एक्स वाई जेड में दिख रहा है वैसा ही एबीसी में भी तो दिख रहा है। ए की जगह बी डाल के देख लो, देखा, 0 बन रही वैल्यू। इसका मतलब a माइनस बी भी उसका एक फैक्टर है, सिमिलरली b माइनस सी भी उसका एक फैक्टर है, सिमिलरली c माइनस ए भी उसका एक फैक्टर है। सॉल्व हो गया सर, आंसर आ गया है? ना 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 ना, आंसर नहीं आया अभी। अभी खतरनाक है काम। क्यों खतरनाक है? अगर आपने a माइनस बी इसका एक फैक्टर बताया, दूसरे बच्चे ने कहा सर मैंने तो b माइनस ए इसका एक फैक्टर बताया, तो क्या दोनों आंसर सही हैं? दोनों आंसर तो कैसे सही हो सकते हैं? इसका मतलब फैक्टर तो आपने पहचान लिए, पर हो सकता है बाहर इसके मल्टीप्लाई में कोई ना कोई नंबर आ रहा हो। वो नंबर 1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो नंबर हमें अज्यूम करना पड़ेगा। क्योंकि फैक्टर तो हमने 6 डिसाइड कर लिए, 6 डिग्री का पॉलिनोमियल बन रहा है, 6 फैक्टर पता चल गए, यानी फैक्टर तो कुछ और आएगा नहीं, पर कुछ नंबर जरूर आ सकता है। नाउ फॉर फाइंडिंग लैम्डा, फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा, मैं एक ट्रिक लगाने वाला हूं। फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा मैं क्या करूंगा, मैं इनकी वैल्यूज डाल दूंगा कुछ कुछ। क्यों? अरे भाई, ये जो d की वैल्यू आई है, ये इट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड ए बी सी। तो मेरी मर्जी में कुछ भी वैल्यू डाल दूं, ये हमेशा ट्रू ही रहेगा। तो ट्रू अगर रहेगा तो एक काम करते हैं, x को डालते हैं अपन 0 डाल देते हैं, y को 1 डाल देते हैं, z को -1 डाल देते हैं, a को 0 डाल देते हैं। ये सर वैल्यू कैसे आप डिसाइड कर रहे हो? मैं अपनी मर्जी से कुछ भी वैल्यू डाल सकता हूं। हाँ, ऐसी वैल्यू मत डाल देना जिसमें दोनों तरफ ही 0 बन जाए, तो फिर 0 इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसलिए देखो, मैंने किसी भी फैक्टर को 0 नहीं बनने दिया है। एक्स और वाई की वैल्यू भी डिफरेंट है, एक्स और जेड की वैल्यू भी डिफरेंट है, सबकी वैल्यू आपस में डिफरेंट है, कोई फैक्टर 0 नहीं बन रहा है। तो ऐसा डालने के बाद क्या होगा, ऐसा डालने के बाद आप डी की वैल्यू निकाल लो कि इन वैल्यूज पे डी की वैल्यू क्या आती है। देखें जरा, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर 0, एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर 1, एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर 1, y माइनस ए का होल स्क्वायर 1, y माइनस बी का होल स्क्वायर 0, y माइनस सी का होल स्क्वायर 4, z माइनस ए का होल स्क्वायर 1, z माइनस बी का होल स्क्वायर 4, z माइनस सी का होल स्क्वायर 0। चेक कर लेते हैं गलती तो नहीं हुई कहीं, x माइनस ए 0 आ रहा है, x माइनस बी, x माइनस सी, ठीक है। फिर y माइनस ए, y माइनस ए, ठीक है। तो एक्सपेंड कर लो जरा, 0 के साथ तो 0, फिर यहां पे आया -1, -1 के साथ दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस यानी -4, फिर आया +1, उसके साथ दिस इंटू दिस यानी 4। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो आ गई 8। कब? जब एक्स वाई जेड की ये वाली वैल्यूज डालूंगा। मुझे निकालना है लैम्डा। रिलेशन क्या है मेरे पास? ये रहा रिलेशन। नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं इसको, d इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस जेड, वाई माइनस जेड। तो x माइनस जेड, वाई माइनस जेड, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। और पुट क्या किया था अपन ने x को 0 पुट किया था, y को 1, z को -1, y को 1, z को -1। उसी तरह से a को 0 पुट किया था, b को 1 और c को -1। ऐसा करने पर डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई थी 8। मुझे निकालना है लैम्डा, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू डाल दी 8 इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स x माइनस वाई कितना आ रहा है -1, x माइनस जेड कितना आ रहा है 1, y माइनस जेड कितना आ रहा है 2, a माइनस बी कितना आ रहा है -1, b माइनस सी कितना आ रहा है 2, c माइनस ए कितना आ रहा है -1। तो माइनस आया 3 बार और 2 इंटू 2, दिस बिकम्स -4 लैम्डा, यानी लैम्डा की वैल्यू आई -2। लैम्डा की वैल्यू आने से क्या हुआ, अरे मेरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई। यहां पे लैम्डा की जगह डाल दूं -2, -2 अच्छा नहीं लग रहा है, तो एक काम कर देता हूं, लैम्डा को 2 डाल देता हूं, x माइनस वाई और y माइनस जेड को तो छोड़ देता हूं, और ये वाला जो x माइनस जेड था, ये थोड़ा सा आउट ऑफ ऑर्डर है। आउट ऑफ ऑर्डर का मतलब अभी बताता हूं, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स कर दिया उसको मैंने,
फिर a माइनस बी, बी माइनस सी और c माइनस a, ये निकल के आई डिटर्मिनेंट की वैल्यू। अगर आप इस डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करने बैठ जाओ और एक्सपैंड करके पूरे इसके सारे फैक्टर अलग अलग निकालने की कोशिश करो, मुझे लगता है आपकी पूरी जिंदगी निकल जाएगी, पर ये कर नहीं पाओगे, दिमाग खराब हो जाएगा। किसका यूज किया अपन ने? फैक्टर थ्योरम का। तो ध्यान रखना, कभी कभी जब एक्स वाई जेड ए बी सी इस तरह की चीजें एक साथ आ रही हो, दिमाग में थॉट लेके आना कि कहीं फैक्टर थ्योरम पे तो नहीं है सवाल। तो ये अपन ने डिस्कस किए ऑपरेशंस ऑन डिटर्मिनेंट। अगले वीडियो में डिटर्मिनेंट की कुछ और बातें लेके आऊंगा, लेकिन 3 डिटर्मिनेंट अगले वीडियो से पहले मैं चाहूंगा आपको याद रहे। कौन कौन से डिटर्मिनेंट? 1a स्क्वायर, 1b स्क्वायर, 1c स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। उसी तरह से ये वाला डिटर्मिनेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें खास बात क्या है, ध्यान से देखना। ए बी सी ए सी ए बी, इस तरह का जब साइक्लिक ऑर्डर में ए बी सी आते जाएं तो उसकी वैल्यू आएगी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc माइनस साइन के साथ। और फर्स्ट वाला और थर्ड वाला थोड़े से सिमिलर हैं, वहां पर ए स्क्वायर था और यहां पर ए क्यूब है, तो इसके लिए एक फैक्टर एक्स्ट्रा आ जाएगा। वैल्यू निकाल लेना इनकी, लेकिन इनको याद रख लेना। छोटा सा एक होमवर्क आपके लिए, इस वाले डिटर्मिनेंट की वैल्यू आप यूजिंग फैक्टर थ्योरम निकाल के देखना जरा। तो जो एक्टिविटी अपन ने करी थी लैम्डा मानकर, वो वाली एक्टिविटी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आप भूलोगे नहीं कि कभी फैक्टर थ्योरम का यूज कर रहा हूं तो मुझे एक लैम्डा पुट करना पड़ता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग। For detailed videos, daily practice problems and live chat, visit academy.amazon.in or download the app.